बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरा बेटा? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 का MCQs का टेस्ट हो चुका है और अब चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनका टेस्ट आप लोगों का आज था। उसकी हम आंसर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है उसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, सर सैयद अहमद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। ये फर्स्ट चैप्टर में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस कब और कहाँ कायम हुई? तो ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है। कांग्रेस जो है, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885 में मुंबई में अमल में आया था और एक अंग्रेज़ A.O. ह्यूम ने कायम की थी। उसके बाद है, सर सैयद अहमद ख़ान की 4 सियासी खिदमात तहरीर करें। ये भी चैप्टर नंबर 1 में से आया हुआ है। इसको हम नंबरिंग देकर आप लोग लिखोगे। नंबर 1 इसकी सर सैयद की सियासी खिदमात ये हैं कि सर सैयद की सियासी हिकमत अमली की जो बुनियाद थी वो 2 कौमी नज़रिया था। सर सैयद ने मुसलमानों को एक अलहदा कौम साबित किया। नंबर 2, आपने मुसलमानों को मशवरा दिया कि सियासत से दूर रहते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम के हसूल और माशी और माशरती तौर पर बहाली पर दें ताकि वो हिंदुओं के बराबर मकाम हासिल कर सकें। नंबर 3 पॉइंट है, सर सैयद ने मुसलमानों के लिए लोकल कौंसिलों में नशिस्तों का मुतालबा किया। आला सरकारी मुलाजमतों के लिए खुले मुकाबले के इम्तहान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। नंबर 4, अक्सरियत की मर्ज़ी के तहत कायम होने वाले हुकूमत वाले निज़ाम को नापसंद किया। नंबर 5 आप लिखोगे पॉइंट, सर सैयद मुसलमानों को सियासत से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को 1885 में एक अंग्रेज़ ह्यूम की कोशिश से कायम होने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रखा। ये आपका जो था वो थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका है, तहरीक खिलाफत के 2 मकासद बयान करें। तहरीक खिलाफत, आपको पता है कि खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाई गई थी। तो इसके जो 3 मकासद थे, 3 पॉइंट्स कौन से थे? वो ये नंबर 1 तो यही आ जाएगा कि खिलाफत का महकमा कायम रहे। नंबर 1 मकसद इसका ये था। नंबर 2 मकसद इसका क्या था? नंबर 2 कि तुर्की कायम रहे, मौजूद रहे, इसकी जोग्राफियाई सरहदें जो कि दूर रहें, यानी कि जैसे तुर्की मौजूद है वैसे ही उसकी जोग्राफियाई सरहदें रहें। नंबर 3 पॉइंट इसका जो था वो क्या आएगा? हजाज मुक़द्दस की हुर्मत पर आंच ना आए और गैर मुस्लिम अफवाज इन 2 मुक़द्दस मकामात यानी कि मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हों। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो थे वो तहरीक खिलाफत के जो मकासद जो थे वो थे। उसके बाद है नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, इंतखाबात 1945 टू 1946 में मुस्लिम लीग का मंशूर क्या था? इसके अंदर मुस्लिम लीग का मंशूर ये था कि मुस्लिम लीग ने इंतखाबी अखाड़े में कदम इस दावे के साथ रखा था कि वो बरसग़ीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। मुसलमान मुस्लिम लीग के अलावा किसी जमात से वाबस्तगी नहीं रखते। मुस्लिम लीग चाहती है कि करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी एशिया को तकसीम कर दिया जाए और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों को मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो जाए। कायदे-आज़म का दावा था कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के बारे में सवाब राय होंगे। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दें तो पाकिस्तान बनने दिया जाए, वरना इस मुतालबे को खुद मुस्तरद समझा जाए। ठीक है जी, ये मुस्लिम लीग का मंशूर था। उसके बाद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद कब और किसने रखी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो कायदे-आज़म ने रखी थी 1 जुलाई 1948 को। उसके बाद महाजरीन की आबादकारी के लिए क्या इक़दाम किए गए थे? महाजरीन की आबादकारी के लिए जो है कायदे-आज़म ने सबसे पहले तो कायदे-आज़म रिलीफ फ़ंड बराए महाजरीन कायम किया। नंबर 2, कायदे-आज़म ने अपना हेडक्वार्टर कराची से लाहौर मुंतकिल कर दिया ताकि अपने सामने महाजरीन की आबादकारी के काम कर सके। नंबर 3, अहले सरवत यानी कि मालदार अफराद को दावत दी गई कि और रिलीफ फ़ंड में रकूम जमा करवाएं। नंबर 4, हिंदुओं और सिखों की मतरूका अमलाक महाजरीन को अलॉट कर दी गई। तो ये 4 पॉइंट्स इसके आ जाएंगे। उसके बाद है मेरा बेटा, मैप प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? मैप प्रोजेक्शन से क्या मुराद होता है? खतूते तूल बल्द और खतूते अर्ज बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन आपका सवाल है, सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद उसका पहला क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान को इसके हिस्से के असासे क्यों ना दिए। इसका आपका जवाब आपको आ जाएगा, भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के असासे पाकिस्तान को इसलिए नहीं दिए क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर मजबूत हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म ने तलबा को क्या नसीहत की। कायद-ए-आज़म ने तलबा को नसीहत की कि तलबा तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करें। तलबा को सियासत दूर रहने का दर्स दिया और कहा कि वह अपनी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत तालीमी शोबे में आला दर्जा हासिल करने के लिए सर्व करें। उसके बाद है मेरे बेटा, पाकिस्तान और भारत के माबैन दरियाई पानी का मसला कैसे हल हुआ। ये सिंध ताश मुआहदे के तहत जो है वो हल हुआ था। भारत ने 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक लिया तो दोनों ममालिक के दरमियान 1960 में आलमी बैंक की मदद से एक मुआहदा सिंध ताश तय पाया, जिसके तहत 3 दरियाओं सतलुज, रावी और ब्यास पर भारत का हक तस्लीम किया गया। जेहलुम, सिंध और चनाब पाकिस्तान को दे दिए गए। इसके अलावा आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 डैम मंगला और तरबेला और 7 लिंक कैनाल की तामीर के लिए रकूम भी मुख्तस की थी। उसके बाद मेरा बेटा सवाल है, शुमाली पहाड़ों की अहमियत बयान करें। शुमाली पहाड़ों की अहमियत, नंबर 1, शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की बदौलत हमारी शुमाली सरहद महफूज है। नंबर 2, ये हमें शुमाली सर्द हवाओं से बचाते हैं पहाड़। नंबर 3, बहरे अरब और खलीज बंगाल से आने वाली हवाओं को रोककर बारिश बरसाते हैं। नंबर 4, इनकी चोटियाँ जो हैं बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इस वजह से ये पहाड़ जो हैं हमारी ज़मीनों को सैराब करते हैं और इनके जंगलात हमें कीमती लकड़ी फराहम करते हैं। उसके बाद है, वादी से क्या मुराद है। वादी से मुराद है पहाड़ों के दरमियान और दरियाओं के साथ साथ दिलकश मनाजिर वाला इलाका वादी कहलाता है। पाकिस्तान को कुदरत ने हसीन और दिलकश वादियों से नवाजा है। इनमें मरी, हुंजा, गिलगित, चित्राल, सवात वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान के मौसमों के नाम तहरीर करें। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4 तरह के किस्म के मौसम पाए जाते हैं। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम ख़िज़ा और मौसम बहार। पाकिस्तान का मौल वक़ूअ बयान करें। पाकिस्तान का मौल वक़ूअ जो है, पाकिस्तान 23.5 दर्जे अर्ज़बद शुमाली से 37 दर्जे अर्ज़बद शुमाली और 61 दर्जे तूलबद मशरिक़ से 77 दर्जे तूलबद मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान के मशरिक़ में बहारत, मग़रिब में अफ़ग़ानिस्तान और ईरान, शुमाल में इसके जो है वो चीन और जनूब में बहरा अरब वाक़या है। 1973 के दस्तूर की 4 इस्लामी दफ़ात बयान करें। नंबर 1, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। नंबर 2, सरकारी मज़हब इस्लाम को रखा गया। नंबर 3, मुसलमान की तारीफ़ इसके अंदर बयान की गई और उसके बाद जो है अल्लाह ताला की हाकमियत के असूल को अपनाया गया। नंबर 5 आप देख सकते हो, सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। ठीक है जी, ये 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन है, इखलाकी हकूक़ से क्या मुराद है। इखलाकी हकूक़ की असास किसी माशरे में राइज इखलाकी इक़दार पर होती हैं। जिस किस्म की इखलाकी इक़दार किसी माशरे में राइज होंगी, इस नौइयत के इखलाकी हकूक़ माशरे के अफराद को हासिल होंगे। मसलन वालिदैन की खिदमत का। अच्छा जी, इसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन है, करारदाद मकासद की क्या अहमियत है। करारदाद मकासद का मंजूर होना आज़ादी के बाद पहला बड़ा कदम था। ये नंबर 1 पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है, करारदाद मकासद को पाकिस्तान की दस्तूर साज़ी की तारीख़ में मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल है। उसके बाद थर्ड आपका आ जाएगा, करारदाद मकासद को पाकिस्तान के तीनों दसातीर में दिबाची के तौर पर शामिल किया गया। नंबर 4 पॉइंट आ जाएगा, करारदाद मकासद की मंजूरी से मुसलमानों ने जमहूरियत के सुनहरी असूलों को अपना लिया। ये 4 पॉइंट जो हैं वो इसके आ जाएंगे। उसके बाद है मेरा बेटा आपका सवाल, 1956 के दस्तूर की 2 इस्लामी दफ़ात बयान करें।
1956 के दस्तूर में नंबर 1 आ जाएगा मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। नंबर 2 है सदर पाकिस्तान का सदर जो है वो मुसलमान होगा। नंबर 2, ठीक है, तो ये 2 जो है इसके इस्लामी दफात इसके अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा आप नंबर 3 भी आप लिखोगे अल्लाह ताला की हाकमियत, कि अल्लाह ताला की हाकमियत के असूल को इसमें अपनाया गया। और इसी के साथ साथ आप एक और पॉइंट नंबर 4 भी इसमें ऐड कर सकती हो कि ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ हो और मौजूदा कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढाला जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हो, 2 भी चाहे पूछे हुए। उसके बाद है मुसलमान की तारीफ़ बयान करें। तो मुसलमान की तारीफ़ क्या है? कायन की रूह से मुसलमान वो है जो तौहीद, रिसालत, क़यामत, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानता हो। वज़ारत किसे कहते हैं? वज़ारत से मुराद वज़ारत जो है एक मुकम्मल इकाई है और वज़ारत का सियासी सरबराह जो है वफाकी वज़ीर होता है और उसका इंतज़ामी सरबराह जो है वो सेक्रेटरी कहलाता है, जो 22वें ग्रेड का जो है ऑफिसर होता है। वज़ारत में एक या एक से ज़्यादा डिवीज़न्स जो है वो मौजूद होती हैं। उसके बाद है मजलिस शूरा के 3 फ़राइज़ बयान करें। मजलिस शूरा पहला तो नंबर 1 जो है वो कानून साजी करती है। उसके बाद मजलिस शूरा जो है के पास सेकंड इसका काम आ जाएगा मजलिस शूरा के अंदर कि मजलिस शूरा जो है वो इंतखाब का हक़ है। मजलिस शूरा जो है वो सदर का इंतखाब करती है, वज़ीर आज़म का इंतखाब करती है। उसके बाद है निगरानी का हक़। मजलिस शूरा जो है वो इंतज़ामिया पर निगरानी रखती है। नंबर 4 आ जाएगा इसका माली इख्तियारात के उसके अंदर आप आ जाएगा कि कानून उसकी कौमी असम्बली को जो है वो माली इख्तियारात जो है वो हासिल होते हैं। ख़ास तौर पर बजट साजी का काम जो है वो कौमी असम्बली करती है। ठीक है, तो ये इसके जो है मजलिस शूरा के जो है वो काम आ जाएंगे। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के 2 फ़राइज़ बयान करें। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 फ़राइज़ के अंदर आ जाएगा जनाब, सुप्रीम कोर्ट मरकज़ और सूबों के दरमियान अमूर की बुनियादी समाअत करती है। नंबर 2 आ जाएगा हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि सदर जो है किसी भी अमूर पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो मशवरा तलब कर सकता है, लेकिन इस पर अमल करने का पाबंद जो है वो सदर नहीं होता। वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत में क्या फ़र्क है? वफाकी वज़ीर वज़ारत का सियासी सरबराह होता है, जबकि वज़ीर मुमलिकत डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है। वफाकी वज़ीर अपनी वज़ारत और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ते का काम करता है और वज़ीर मुमलिकत अपने डिवीज़न और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ते का काम करता है। हज़रत उमर के दौर में हुकाम के एहतसाब का क्या तरीका था? हज़रत उमर के दौर में जो है कड़ा एहतसाब का बंदोबस्त किया गया। जब भी किसी को हुकूमती अहदेदार मुकर्रर किया जाता था उसको तकर्रुरनामा लिख कर दिया जाता और वो अपने इलाके में जाकर उस तकर्रुरनामे को पढ़ता ताकि वहाँ के लोगों को उसकी ज़िम्मेदारियों का पता लग सके, और अगर वो ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं करता था तो फिर उसको जो है वो बासपुरस की जाती थी। हर अहदेदार को हिदायत थी कि वह ना तो घोड़े पर सवार होगा, ना उम्दा कपड़े पहनेगा, ना ही दरवाजे पर दरबान बिठाएगा। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है कि आपके सारे आंसर्स दुरुस्त होंगे।